पाकिस्तान में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और तवक्को की जा रही है कि 27 या 28 मार्च को काउंटिंग होगी। मगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जो भी मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपना वोट डालने जाएंगे उनको मेरे 10 लाख के मजमा में से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने दावा किया है कि वो 27 मार्च को 10 लाख लोग इकट्ठे करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत मीडिया में ये बातचीत भी चल रही है कि आफ्टर ऑल भारत का मिसाइल पाकिस्तान में जो आया उसमें किसी किस्म का बारूद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के इदारे उसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सके और उसको गिराने में कामयाब क्यों नहीं हो सके। इन सब पे बातचीत होगी इस्लामाबाद से मरूफ सहाफ़ी आरजू काज़मी साहिबा के साथ। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। यहाँ पे हमें कनाडा में बैठ के कॉमिक सूरत हाल नज़र आ रही है। कॉमिक भी है, ट्रेजिक भी है, कोई नई सूरत हाल नहीं है। हम कोई 1990 से कह लीजिए इस तरह की फ़ज़ा देख रहे हैं जब बेनज़ीर की पहली गवर्नमेंट को फ़ारिग किया गया और अब तक बहुत सारे सियासी उथल पुथल हुए। तो क्या आपको भी वहाँ पे कॉमिक सूरत हाल लग रही है या कोई बहुत टेंस सूरत हाल है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। और यहाँ पे दोनों तरह की ही सूरत हाल है। जाहिर है हमें तो या दूसरे जो आम लोग हैं उनको तो कॉमिक सिचुएशन लग रही है, लेकिन गवर्नमेंट काफी घबराई हुई नजर आ रही है। और आज जो है वो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि अगर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है अगर अपोजिशन वापस ले लेती है तो उससे बात की जा सकती है, उन्हें कुछ ऑफर भी की जा सकती है। ये इस बात को बताते हैं कि यानी इससे ये अंदाजा होता है कि गवर्नमेंट कितनी घबराई हुई है कि वो अब इस लेवल पर आ गई है कि अपोजिशन को कह रही है कि आप आके हमसे बात कीजिए। लैंग्वेज अजीब सी इस्तेमाल की जा रही है और बार बार बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए इमरान खान साहब की तरफ से ये कहना कि इसको उर्दू सिखा दें, इसको जुबान नहीं आती, तो इस पे भी लोग काफी एतराज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को उर्दू आती है या नहीं आती, इसलिए कि असल में वो चीज है कि काम नजर आना चाहिए कि जो काम किया हो उससे लोग खुश होंगे, चाहे जो मर्जी जबान में बात कर लें। ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी भी सिंध में हमें बुरी तरह से नाकाम नजर आई है। पिछले 10-11 साल में वो भी सिंध में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इमरान खान साहब का बार बार उनकी जबान के बारे में बात करना। दूसरा, खान साहब ने ये तक कहा कि जो लोग मेरे लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अल्लाह उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तो इस किस्म की वो जैसे कहते हैं ना बद्दुआओं में उतर आए और एक अजीब सी उन्होंने सिचुएशन पैदा कर दी है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, या कहना चाहिए शायद एक आध बार पहले भी शायद हुआ ही होगा, कि अपोजिशन के अलावा जो जिस कहना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट है, जो फौज है, वो काफी हद तक अलग नजर आ रही है, वो इसमें दखल नहीं दे रहे हैं। और वैसे तो कहा यही जाता है कि दो लोगों की जो आपस की बातचीत होती है उसको पब्लिकली नहीं कहना चाहिए, खास तौर पे जब आर्मी चीफ से बात हो। लेकिन इमरान खान यहाँ पे भी काफी इमेच्योर किस्म की हमें हरकत करते हुए नजर आए। उन्होंने बाजवा साहब का नाम लेके कहा कि उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान को डीजल ना कहो। अब उन्होंने जाहिर है एक कोई भी समझदार आदमी होगा वो यही कहेगा कि इस तरह की जबान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल ना की जाए। तो उन्होंने एक बाय द वे कुछ कह दिया होगा खान साहब को, क्योंकि झंडी हो गई है फौज की तरफ से। उन्होंने कह दिया कि जी हम आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जाने और आप जाने, अपोजिशन जाने, पब्लिक जाने, कुछ इस तरह की शायद बात हो गई है जिसकी वजह से खान साहब काफी घबराए हुए हैं। क्योंकि बाजवा साहब के साथ तो DG ISI जो है उनके जिस वक्त अपॉइंटमेंट होनी थी उस टाइम की टेंशन चल रही है। और वो जो कहा जाता था कि जी एक पेज पर है, तो वो पेज तो कब का फट चुका और उसके बाद से दोनों हमें साथ नजर नहीं आ रहे। लेकिन साथ ही साथ खान साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि सियासी शहीद ना बनाएं, इनको टाइम पूरा करने दें। मगर एक बहुत बड़ा ग्रुप लोगों का ऐसा भी है जो ये समझता है कि अगर इनको टाइम पूरा करने दिया गया तो ये मुल्क का और बेड़ा गर्क कर देंगे, इसलिए कि जितना नुकसान ये मैक्सिमम पहुंचा सकते थे, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, कौन सी ऐसी कंट्री रह गई है दुनिया की जिसके साथ हमारा झगड़ा नहीं है, जिसको डील करने में खान साहब ने गलती ना की हो। तो ये सारी चीजें पहले ही तबाह हो चुकी हैं। मुल्क के अंदर भी लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग बहुत परेशान हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी अपसेट हैं। तो काफी हद तक कुछ अभी भी खैर साथ हैं खान साहब के, लेकिन मेजॉरिटी ओवरसीज पाकिस्तानी भी नाराज नजर आते हैं
उनके भी हम देखते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे, और कहीं ना कहीं बात चल रही होती है। तो अब लग यही रहा है कि, और दूसरा फौज जो कहा जाता है हमारे यहाँ हमेशा से, फौज लाती है फौजी हटा देती है। तो अब फौज के लिए भी ये फायदेमंद साबित नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो ख्याल था कि ये कोई इकोनॉमी को खड़ा कर देंगे, कुछ मांग के ले आएंगे, कोई प्रोजेक्ट मांग के ले आएंगे, कुछ पैसे मांग के ले आएंगे, तो उस चीज में भी खान साहब बुरी तरह से नाकाम नजर आए। बल्कि जो था हाथों में वो भी चला गया, जो लोग हमें दे रहे थे वो भी अब नाराज हैं, चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, किसी भी कंट्री का नाम लें, वो पाकिस्तान को कुछ देने को तैयार नहीं। तो इस वजह से शायद फौज और एस्टेब्लिशमेंट भी हमें इस वक्त लग रहा है कि खान साहब का साथ नहीं दे रही। देखिए सिचुएशन जो है काफ़ी वहाँ पे, जैसा मैंने शुरू में कहा, कॉमिक भी है और टेंस भी है। और आपको जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाती नज़र आ रही है? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो गालबन 27 या 28 मार्च को उसकी काउंटिंग हो वो कामयाब होगा, या बिल्कुल उस जैसा कि फवाद चौधरी ने मशवरा दिया कि इस तहरीक को, इस मोशन को वापस ले लिया जाए, तो क्या इस बात का भी इम्कान है कि अपोजिशन अगर कोई मुकमुका हो जाए तो इसको मोशन को वापस भी ले जाए? सर पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। अब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसका दूर दूर कुछ लोगों ने सोचा नहीं होता। अब कहा यह जा रहा है कि उस्मान बुज़दार साहब को अगर हटा दिया जाए तो जहांगीर तरीन साहब वगैरह का जो ग्रुप है वो, उनकी नाराजगी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ जहांगीर खान की या उनकी नहीं है, जहांगीर तरीन खान साहब की नहीं है, बल्कि इन्होंने PMLQ और दूसरी पार्टीज जो जिनके साथ मिलकर इन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी उनको भी नाराज कर लिया है। इस वक्त चौधरी बरादरान हर एक से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और लग यही रहा है कि कहना चाहिए 90% यही लग रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट अब चली जाएगी और इनको हटा दिया जाएगा, और इनकी ये जो नो कॉन्फिडेंस का जो चल रहा है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वो कामयाब होता हुआ ही नजर आ रहा है हर तरफ लोगों का। लेकिन जैसे मैंने कहा पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है, तो हो सकता है कि वो जो 10% ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो हो सकता है कि ऐसा भी हो जाए, लेकिन ज्यादा चांसेस यही है कि ये चले जाएंगे। दूसरी तरफ इनके अपने मिनिस्टर्स जो अभी तक, या इनकी अपनी पार्टी के लोग, जैसे आज फैसल वावड़ा का भी मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वही जिनको नाअहल कर दिया गया सारी जिंदगी के लिए, वो अब कभी असेंबली में बैठ नहीं पाएंगे। फिलहाल यही कहा जा रहा है। उनका भी कहना था कि नहीं जी, ना तो चीफ मिनिस्टर हटेगा और ना ही प्राइम मिनिस्टर हटेगा। लेकिन इनकी बातों से कुछ जाहिर है घबराहट दिख रही है हमें, और वरना अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब ये दावा ना करते कि इस्लामाबाद में 10 लाख लोग जमा करेंगे। इस्लामाबाद वो सिटी है जहां पे कुछ भी हो जाए लोग बाहर नहीं निकलते, और 10 लाख तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कराची होता, लाहौर होता, जहां पे क्राउड ज्यादा है, तो शायद इससे कम, बल्कि बहुत कम, शायद 25% ये फिर भी जमा कर लेते, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जिस तरह से आते हैं पैसे लेकर, या बिरयानी की देख पे, या वो कीमे वाले नान पर, या आलू वाले पराठे, तो वो सब कुछ करके आ जाते हैं। और ये तो हर पार्टी करती है, सिर्फ PTI की बात नहीं है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों को इसी तरह से जमा करती हैं कि जी हम आपको खाना देंगे, पैसे देंगे, तो लोग आ जाते हैं। यही कुछ इमरान खान भी कर लेते। लेकिन इस्लामाबाद उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया है? शायद वो कोई बड़ा हंगामा करना चाह रहे हैं, किसी किस्म की मारधाड़ कुछ चलेगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिसके लिए इन्होंने ये दिन सेलेक्ट किया है। और प्राइम मिनिस्टर, एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मैं नहीं समझती कि उनको इस तरह के जलसे या इस तरह की रैलीज करनी चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं होता। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी मैं यहाँ पे टमाटर, आलू और इसके प्राइस सही करने या देखने नहीं आया था, जिससे आम पब्लिक काफी हर्ट हुई है। उनका कहना है कि फिर किस लिए आए थे? वो कहने कौम बनाना था। कौम तो हम बने हुए हैं, कौम तो हमें बने हुए बहुत टाइम हो गया है, जब से पाकिस्तान बना है। ये और बात है कि वो हसन निसार साहब कहते हैं कि हम कौम नहीं है, एक हुजूम है। उस पर शायद इमरान खान साहब चल रहे हैं, मगर उन्होंने हर जगह पे वो जो पब्लिक है, यानी जो आम आवाम है, जो उनको प्राइम मिनिस्टर मानती है, उसकी भी वो इंसल्ट कर रहे हैं। साथ साथ फॉरेन पॉलिसी हमारी बुरी तरह से नाकाम है, और पूरी दुनिया में लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर। और उसके बाद वो इसी किस्म की बातें करते चले जा रहे हैं। फौज पे भी अटैक किया उन्होंने, जो कि आपको अगर याद हो तो वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले बोला करते थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होते हुए भी उन्होंने कह दिया कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और जाहिर उससे पहले ही जो ISPR के DG ISPR है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल हैं, हम किसी के भी साथ नहीं खड़े हुए।
तो उसके जवाब में खान साहब का ये कहना जो है वो भी लोग काफी उस पर हैरान भी हैं, हंस भी रहे हैं और एक जोक बना के उन्होंने कंट्री को रख दिया। देखिए, आपने जिक्र किया कि इमरान खान और बाजवा साहब एक पेज पर नहीं रहे और ये पेज कब का फट चुका हुआ है। सूरत हाल ये है कि जो उन्होंने अभी फ़ौज को एक तरह से न्यूट्रल होने पर जानवर का ख़िताब दिया है, ये कितना भारी पड़ेगा इमरान खान पर? सर, पाकिस्तान में फौज की ही चलती है, कोई माने या ना माने। इन्होंने जो नया लॉ बनाया है जिसमें इन्होंने कहा है कि कुछ कहा अगर इदारों को तो 5 साल की सजा दे देंगे या कुछ, वो इमरान खान को कहने के लिए नहीं कहा। इमरान खान को तो जो मर्जी कहें, लेकिन उन्होंने ये इसलिए बनाया कि फौज को कुछ ना कहा जाए। और अगर इमरान खान खुद फौज के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो काफी इनको सख्त पड़ सकता है और इनको काफी टेंशन हो सकती है। मुझे खुद मेरे YouTube चैनल के लिए अगर मैं किसी से बात करूं, किसी आर्मी ऑफिसर से, रिटायर्ड से, वो मुझे कहते हैं आपको जो कहना है आप इमरान खान को कहिए, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ऐसी मेरी बात हो रही थी उनसे कि आप लोगों ने इस तरह का लॉ बना दिया। उन्होंने कहा हाँ, सिर्फ आप इदारों को ना कहिए। तो इस चीज का अगर उन्होंने इतना ख्याल रखा हुआ है, इतने डरे हुए हैं हमारे इदारे के कुछ ना कहा जाए और प्राइम मिनिस्टर जानवर का लफ्ज इस्तेमाल कर ले, तो मेरा ख्याल है ये अब खान साहब को काफी भारी पड़ने वाला है और इस चीज को लाइटली नहीं लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में OIC की मीटिंग होने जा रही है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की काउंटिंग से पहले होगी और शाह महमूद कुरैशी ने अपील की है अपोजिशन से कि OIC की मीटिंग को कामयाब बनाएं। अपोजिशन को भी चाहिए कि इसका भरपूर साथ दे और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम OIC की मीटिंग में मसला कश्मीर पे बात करेंगे, अफ़गानिस्तान के मसला पे बात करेंगे। तो OIC की मीटिंग जो अगले हफ्ते हो रही है, वो आपको लगता है कि शाह महमूद कुरैशी की अपील अपोजिशन सुनेगी और कश्मीर के मसला पे बात नहीं करेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए कि अपोजिशन को जहां जहां मौका मिलेगा वो वहां वहां इनको गवर्नमेंट को हिट जरूर करेगी। OIC की मीटिंग्स बार बार ये लोग कहते हैं कि जी हो रही है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं ये जाते हैं और सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये सबसे बेकार किस्म की मीटिंग लगती है, इसलिए कि उसमें जो कंट्रीज हैं वो किसी सूरत में भी किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद नहीं करते अगर वो कमजोर हो। इनके अपने अलग एक ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो अमीर कंट्रीज है जिनके पास पैसा है, ऑयल है या दूसरी चीजें, उनका एक अलग ग्रुप है और छोटी कंट्रीज वो अलग है, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं होता। थोड़े से चावल तो हमें भी मिल गए थे, खान साहब चावल भी मांग के ले आए थे। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। हाँ, अगर किसी ने मदद करनी हो तो ये रिकॉर्ड पर है, आप चेक भी कर सकते हैं। जब भी मदद की है किसी यूरोपियन कंट्री ने ही की है, अमेरिका ने की होगी, कनाडा ने की होगी, यूरोपियन कंट्रीज ने की होगी, किसी भी काफिरों की कंट्री ने जरूर मुसलमानों की मदद की होगी, लेकिन मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है कि वो आपस में एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते। और उसके बाद इस किस्म की मीटिंग रखना और बार बार जी कश्मीर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मुल्क रह गया है उसको तो ये बचा लें। उसके लिए तो उधर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो काम कर लें। यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी क्या हालत है सब जानते हैं। नेटवर्क वहां नहीं चलता, रोड वहां नहीं बनी हुई, लोग वहां पे रोते रहते हैं, हॉस्पिटल वहां नहीं है, एम्बुलेंस उनके पास नहीं है कि जहां से वो अपने जख्मियों को या अपने बीमारों को जो है लेके किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता है तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, पिंडी जाना पड़ता है, वहां पे कुछ नहीं है। इसी तरह से और दूसरे इलाके हैं हमारे पास, कैलाश एक एरिया है, वहां पे वो कहते हैं जी हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ छोड़कर और सिर्फ कश्मीर का राग अलापना जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है। जो कश्मीर आपके अपने पास है, या तो आपने उसको बड़ा पेरिस बना दिया होता या बहुत शानदार काम कर दिया होता डेवलपमेंट का, तो लोग अट्रैक्ट भी होते कि वहाँ मॉल्स हैं, वहां पे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया जिसमें आपने टके का काम नहीं किया है, वहां के लोग आपसे तंग हैं। वहां पे मैं 2 साल पहले गई थी और बॉर्डर के नजदीक वहां लोग बता रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी चीज तक नहीं दे रखी कि अगर दूसरी तरफ से फायरिंग हो तो हम बच सके। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तब हमें दिया गया था, उसके बाद कभी नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने।
तो आपने यहाँ तो ये हल कर रखा है और फिर आप कहते हैं नहीं हमें दूसरी तरफ का कश्मीर जो है उसको आजाद कराना है, वहां के लोगों को यहाँ लाना है। ये कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है और इस पे अगर कोई बात करे, कोई कुछ कहे तो फिर ये फौरन ही गद्दारी का फतवा लगा देते हैं कि जी ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये कश्मीर इन्होंने अगर ये 5-6 साल के लिए कश्मीर को छोड़ दें, ठीक है बाद में कर लें, लेकिन अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें, अपने अपने मुल्क को सही कर लें, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लें, तो फिर कश्मीर कश्मीर भी करते रहे। और जो ओआईसी की कंट्रीज आती हैं उनमें से किसी को कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। और अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि ये अपना ही कोई भाषण झाड़ेंगे वहां पे, जैसे खान साहब करते हैं और इनके बाकी मिनिस्टर। लेकिन ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको कश्मीर और पाकिस्तान की इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, आपने कहा कि ओआईसी के कंट्रीज़ को प्रैक्टिकली कश्मीर के इशू में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेटमेंट या ट्वीट दे देते हैं जिसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होती। तो इनका ये ख्याल शाह कुरैशी का कि ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में जो होने जा रही है ये बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, तो ये क्या हासिल करना चाहते हैं अगर कश्मीर भी इनके वो एजेंडे पे नहीं आता? सर देखें, इसमें सिर्फ ये इस वक्त तो ड्रामा कर रहे हैं। अभी अभी जो गवर्नमेंट की सिचुएशन बनी हुई है उसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कहेंगे जी ओआईसी की मीटिंग हो रही है, कभी कुछ कहेंगे। अगर आपको याद हो 2012 में 14 में सॉरी 2014 में इमरान खान ने जो धरना दिया था डी चौक पे, कहा यह जाता है, कहां तक सही है मालूम नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि उस धरने से उनको निकालने के लिए, कि सिर्फ पैसेज देने के लिए उनको, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, एपीएस से स्कूल का हादसा करवाया गया। उसको उसमें जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी एहसानुल्लाह एहसान, उसको पहले तो रखा इन्होंने बहुत ख्याल से, उसके बाद उसको भगा भी दिया। तो लोग ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अब इमरान खान को दोबारा एक सेफ पैसेज देने के लिए फिर कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए। तो लोग इससे भी काफी खौफजदा हैं यहाँ पे, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि क्योंकि अब ये जाहिर है कि गवर्नमेंट गिरती नजर आ रही है, अब ये किस तरह से निकले, कि इनको एक रास्ता दिया जाए कि जी ठीक है यहाँ से आप निकल जाइए। उसके लिए कहीं ये फिर दोबारा से वो पेशावर में जो पब्लिक स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा कोई हादसा ना करवा दें। ये चीज भी यहाँ पे बार बार डिस्कस हो रही है और इस चीज की भी लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है। ओआईसी की ना तो यहाँ पे कोई अहमियत है और ना ही कोई इसको सीरियसली ले रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ बार बार बात कर रही है, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि जी अभी आप इस तरह की कोई तहरीक ना चलाएं गवर्नमेंट गिराने की, क्योंकि हम जी कश्मीर आजाद कराने लगे। और जो आम पब्लिक है अगर आप उससे भी बात करें वो भी तंग है। वो कह रही है भाई हमें अपने यूटिलिटी बिल्स, हमें अपने घर के किराए की पड़ी है, हमारे बच्चों की एजुकेशन की है, हमें क्या करना है, तुम लोगों की ये 75 साल से जो कहानी चली आ रही है कश्मीर की कर लेना, लेकिन पहले हमारा मसला तो हल करो। जी, क्या आपको इस बात का भी इम्कान नज़र आता है कि ओआईसी की इस मीटिंग में भारत की तरफ से मिसाइल आया था उस पर भी बात करें, क्योंकि इन्होंने भारत की सॉरी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिर्फ सॉरी से बात नहीं चलेगी, आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो क्या ओआईसी में जो मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होगी कोई इस बात का नोटिस लेगी? मुझे नहीं लगता सर कि कोई इस बात का नोटिस लेगा, क्योंकि पहले भी लोग, मैंने तो खैर नहीं इतना ज्यादा चेक किया, लेकिन लोग यही बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह के मिसाइल्स जो हैं और दूसरी किसी कंट्रीज में इस तरह के हादसे होते रहे और कभी कभार हो जाता है। तो इसको लोग इतना सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर इसी तरह की बात होती कि आलमी बरादरी जो है या बाकी कंट्रीज इस तरह की चीजों पर रिएक्शन कर रही होती तो फिर उन्हें अजमल कसाब पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें उड़ी पे भी करना चाहिए था, फिर उन्हें पठानकोट और इस तरह के जितने वाकयात हुए हैं जिसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बताई गई भारत की तरफ से और बार बार डोजियर दिए गए, बेचारे चिल्लाते रहे, उनके टीवी चैनल वालों के गले बैठ गए चीख चीख कर, लेकिन हमने नहीं माना। उन्होंने कहा कि जी हमने तो कई चीजें दी हैं, सबूत दिए हैं, सब कुछ किया है। उस वक्त आलमी बिरादरी जो थी वो जैसे कहते हैं कि वो भंग खा के सोई हुई थी। तो अब एक इतने से मिसाइल पे जिससे जो कि खाली था, उसमें कोई हथियार नहीं था, उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना इन्हें जानी नुकसान हुआ ना इन्हें माली नुकसान हुआ। और सबसे बढ़कर ये कर क्या रहे थे, इन्होंने कहा कि जी हमें 100 किलोमीटर दूर वो नजर आ गया था, उसके बाद 260 किलोमीटर वो अंदर भी आ गया, और उसके बाद ये बैठे हुए थे और इन्होंने ना उसको गिराया। बहुत से लोग ये भी सवाल कर रहे हैं
कि भाई इनके पास वो सलाहियत ही नहीं है कि उसको गिरा पाते। इसका तो मतलब ये कि इनकी आंखें खोल दी हैं भारत ने कि भाई आपका जो सिस्टम है वो इतना फेल है, इतना खराब है कि अगर कोई मिसाइल इधर आएगा तो आप उसे गिराने की सलाहियत नहीं रखते, आप सिर्फ देखते जा रहे हैं। आपने एक कहना चाहिए कि उसको चेक कर रहे हैं कि जी इतने किलोमीटर दूर थी, फिर इतने किलोमीटर अंदर आई, और उस बीच में इन्होंने ना तो गिराया ना गिराने की कोशिश की, और जब वो खुद ही बेचारी चकरा के गिर गई तो इन्होंने कहा कि जी ये तो बड़ा गलत हो गया। तो इनकी इस नॉन सीरियस बातों को मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई सुनेगा, कोई रिएक्ट करेगा, जबकि भारत ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, उन्होंने माफी भी मांगी है। इन्होंने अजमल कसाब पे माफी मांगी है कि आज तक इन्होंने एक दफा नहीं कहा, ये तो बल्कि साफ मुकर गए कि वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं। जबकि हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो हामिद मीर साहब हो या दूसरे लोग हो, उन्होंने उसका घर दिखाया, उसके बाप से बात करवाई, उसने कहा कि हाँ जी मेरा बेटा है, इलाका बताया सारा, लेकिन इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी। उल्टा ये हमारी एक आदत सी बन गई है, जिस दिन हम अपनी गलती को मान लेंगे शायद उस दिन हम ठीक हो जाएंगे, हमारी सारी प्रॉब्लम जो है वो कम से कम जो है वो सही हो जाएंगी या फिर कम जरूर हो जाएंगी। लेकिन अब एक उसको मिसाइल को लेके ये भी एक वैसे टैक्टिक है गवर्नमेंट की कि अपोजिशन की और सबकी तवज्जो उधर करने की। देखिए जी भारत तो हमारे पर अटैक कर रहा है तो ये प्राइम मिनिस्टर को हटाने को कह रहे हैं, तो यहाँ पे तो सर इस तरह से चलता रहता है। और मजे की बात यह है कि पहले तो सिर्फ देसी लोगों को समझ आती थी, अब यूरोपियंस भी हमें पहचान गए। देखिए आपने कहा कि नॉन सीरियस एटीट्यूड रहता है, और नॉन सीरियस एटीट्यूड इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा देखने सुनने को मिल रहा है। आखिर में हमें ये बताइए कि जो OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है या जो मिसाइल पे थोड़ी बहुत बात करने की पाकिस्तान की जो कैबिनेट है कोशिश कर रही है, क्या इससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से तवज्जो हटाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि ये कहना शाह महमूद कुरैशी का कि जी OIC की कॉन्फ्रेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें अपनी तवज्जो दीजिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ कम ध्यान दीजिए, तो क्या अवाम मीडिया अपने ध्यान को कम कर सकेंगे? नहीं सर, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन जो है वो तो वैसे ही OIC को सीरियसली नहीं ले रही है, वो क्योंकि उनके लिए उनका अपना मिशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आम पब्लिक जो है उसको वैसे OIC की समझ नहीं आती, वो कहते नहीं हमें कुछ देते तो है नहीं, बातें सुना के चले जाते हैं, या तो हमें वहां से कुछ फंड मिल जाए, कुछ हो जाए जिससे आम आदमी की जिंदगी में थोड़ा सा सुधार आए, वो तो आता नहीं है। तो इसलिए आम पब्लिक को भी उसकी कोई खास अहमियत ऐसी लग नहीं रही है। साथ साथ जो ये बात करते हैं कि जी वो एक आ गया था, मिसाइल आ गया था, तो वो भी 2 दिन की न्यूज थी, उसके बाद तो बस टीवी पे ही थोड़ा बहुत चल रहा है। आम पब्लिक को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो भी अब बहुत होशियार हो गए हैं, इंटरनेट मौजूद है और इंटरनेशनल न्यूज सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो लोगों को मालूम है कि हमारे यहाँ से क्या क्या हुआ है और अब वहां से कुछ हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं। ये मैं आपको पाकिस्तानियों की बात बता रही हूँ जिन्होंने कहा कि इन्होंने गिराया क्यों नहीं, तो जाहिर है उनका इतना उनकी IQ लेवल बेहतर है कि वो ये समझ रहे हैं कि बजाय ऐसे देखते रहने के ये गिरा लेते। उन्होंने वो भी नहीं किया, तो इससे अब उनको ये भी पता लगा कि इसका मतलब है हमारा ये सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करे या कोई मिसाइल हमारी तरफ फेंके तो हम उसको गिरा भी नहीं सकते। तो उल्टा इनको जैसे कहते हैं ना, लेने के देने पड़ गए इनको। अब उल्टा लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं, इतने फंड ले रहे हैं फौज के नाम पे, डिफेंस के नाम पे, और फिर एक मिसाइल तक नहीं गिरा सके जिसमें कुछ भी नहीं था वैसे देखा जाए तो इसलिए ये दोनों जो हरबे इनके हैं, दोनों जो इन्होंने ट्राई मारी है, ये काम नहीं करेगी। और आम पब्लिक हो चाहे अपोजिशन हो, सबकी नजरें सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस चीज पर है कि इमरान खान की गवर्नमेंट कब जाती है। बहुत शुक्रिया आरजू, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के कॉन्टेक्स्ट में और इसके अलावा जो उससे जुड़े हुए वाक़यात हैं, उसकी रोशनी में आपने अपना तबसरा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर किया, बेहद ममनून है। थैंक यू सो मच सर। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आप आरजू काज़मी साहिबा की। हमारी कोशिश होती है कि उनके हम जो बेबाक तजिए हैं, इसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ जुड़े हुए तबसरे हैं वो आपके साथ शेयर करते रहें। आप आरजू काज़मी साहिबा का यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, इनके वीडियोस भी बाकायदगी से देखिए, इनके यहाँ बहुत ही वाइब्रेंट डिस्कशंस होती हैं। इसके साथ साथ आप टैग टीवी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और आप हमारे गुफ्तगू के सिलसिले को देखते रहा करें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं।
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.